जो रिपोर्ट है वो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसी काम की नहीं है। रैट वो कब डिप्लॉय हुआ अगर वो आप बताओ तब हम आपको बता देंगे इंजन कब फेल हुआ है। और इस जहाज में था इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम। कैसे कह सकते हैं ये? सोर्सेज ने बताया। इस एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री है 2013 में पूरा फ्लीट ग्राउंड हुआ था बिकॉज ऑफ एपीयू बैटरी फायर। वो रिकवर हो गया लेकिन उसमें एक्स्ट्रा 10 मिनट नहीं है, कहीं पे डेटा डिलीट हुआ है। मैं बाहर का मॉनिटर कर रहा था, वो बोलते डेटा रिकॉर्डर तो यहाँ पे यूएस में। हाँ। ये तो कोई भी बात नहीं कर रहा है। अगर आपका मान लो बंद कर दिया किसी ने तो 10 सेकंड वेट क्यों करेगा वही उसको? तो कोई बात नहीं कर रहा, वो एक आदमी कैसे बचा। एयर इंडिया को इतने शो कॉज नोटिस इशू हुए 29। तो ऐसा होता है क्या कि बीमार है पायलट और वो फ्लाई कर रहे हैं? तो फिर मजबूरन करना पड़ता है ना। अगर आप 17 घंटे सोए नहीं है दैट इज इक्वलेंट टू अ ब्लड अल्कोहल लेवल ऑफ 0.05%। पहले तो सीआईए बहुत फेमस था, आपको पता है होमी भाभा का जो उसका बॉम्ब सीआईए ने बनाया था और वो बना इंडिया में था। उसकी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। माधवराव सिंधिया वाली आपने ये सीडीएस बिपिन रावत वाला देखा था? उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताते हैं लोग। उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। सर, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं एक बार उनको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम कैप्टन अमित सिंह है। मैं पायलट हूँ लेकिन उसके अलावा मैंने एयरलाइन मैनेजमेंट में काम किया है। सीनियर मैनेजमेंट में से जब इंडिगो लॉन्च हुआ था तो मैंने पहला पायलट था, पहली फ्लाइट मैंने उड़ाई। उसके अच्छा, बाद इंडिगो की? इंडिगो की, हाँ। तो गुवाहाटी उनके इम्फाल। लिए काफी अच्छी साबित हो गई। तो उसके बाद मैं वहाँ पे सेफ्टी में काम किया इंडिगो में। सेफ्टी सिस्टम्स बनाए, फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग, पायलट काउंसलिंग, फिर टेक्निकल पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट, फिर मैं हेड ऑफ पायलट ट्रेनिंग था। तो तो काफी आई थिंक 35 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस भी है हाँ, सो फ्लाइंग में। स्टार्ट इंडियन एयरलाइन से किया था मैंने अच्छा। करीबन 1990 में। सर, आप बहुत एक्सटेंसिवली आप लिख रहे हो जब से ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ है। और मैं आपसे बात करना चाहता था क्योंकि आप देश के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक हो फ्लाइट सेफ्टी के ऊपर। अभी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, जो पायलट एरर या पायलट एक तरीके से सुसाइड की बात की जा रही है, उसके खिलाफ भी आपने लिखा है। तो क्या हमारे पास जो आपके हिसाब से जो अवेलेबल एविडेंस है जो पायलट सुसाइड थ्योरी को काउंटर करता है? देखिए अभी तो एविडेंस कोई है नहीं, तो बिना एविडेंस के जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आती है पहले 30 दिन में, वो सिर्फ डेटा एक्यूमुलेशन होता है। जो भी आपको 30 दिन में मिला है, जैसे भी मिला है, सीवीआर मिला हो, डीएफटीआर मिला हो या कोई विटनेस स्टेटमेंट मिली हो, वो आप रिपोर्ट में डाल के दे देंगे। आप उसका कोई एनालिसिस नहीं करोगे, किसी को आप क्लीन चिट नहीं दोगे, किसी को ब्लेम नहीं करोगे। उसका पर्पज़ ये है कि शुरू में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई रिकमेंडेशंस है कि नहीं, कि आपको कुछ ऐसा मिल गया है कि मतलब सारी दुनिया को बताने की ज़रूरत है जो भी फ्लाई कर रहा है, या इंडिया में कोई स्पेशल चेक करने हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें। तो उन्होंने जो रिपोर्ट है वो एक तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दी है, टुकड़ों अच्छा। में दी है इन्फॉर्मेशन। हम्म। जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसी काम की नहीं है। अच्छा। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थे वो नहीं दी है। हम्म। और एक तरफ से नो रिकमेंडेशन देके अब आपको जो मैन्युफैक्चरर है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और इंजन मैन्युफैक्चरर, उसको क्लीन चिट दे रहे हो। और एक तरफ आपने दूसरी तरफ शक डाल दिया है पायलट की तरफ, एक दो स्टेटमेंट देके जिसका ना टाइम स्टैम्प है ना उसमें ये है कि ये एक्चुअली वर्ड्स बोले गए थे। हम्म। वो तो इन्वेस्टिगेटर ने सुना, उसने बोला मैंने ये सुना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। तो उसमें लिखा है कि फ्यूल क्यों कट ऑफ किया, मतलब फ्यूल सॉरी क्यों कट ऑफ किया, उसमें फ्यूल भी मेंशन नहीं है। व्हाई डिड यू दूसरा कट आदमी इट बोलता ऑफ? है हाँ व्हाई डिड यू कट इट ऑफ, आई सेड आई डिड नॉट। सो कट ऑफ व्हाट? तो लोग उसमें ऐड कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने वो नैरेटिव ऐसा बना दिया है हम्म। कि पायलट बोल रहा है, हाँ, और कैप्टन को पायलट बोल रहा है और उनका कंटेक्स्ट है फ्यूल, तो फ्यूल कट ऑफ किया है। बिकॉज उसी के बाद आता है कि फ्यूल इतने टाइम पे कट ऑफ हुआ और ये वॉल्व। हम्म। तो तो ये सब नैरेटिव पूरा बनाया जा रहा है। हम्म। और सुसाइड थियरी लोग अपने आप उससे डिराइव कर रहे हैं, जबकि जो वेस्टर्न मीडिया है उनको हमसे पहले पता चलता है कि इस रिपोर्ट में क्या आएगा। हम्म। बिकॉज रिपोर्ट इशू करने का टाइम भी ऐसा था रात के 2 बजे, हम्म। यहाँ वहाँ 5 बजे होंगे शाम के।
वहाँ का प्राइम टाइम वहाँ बेसिकली। का प्राइम टाइम, और इमीडिएटली जो FAA है उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी एक इशू कर देता है चिट्ठी, गिविंग क्लीन चिट कि एज पर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो बोइंग है और GE के अगेंस्ट कुछ नहीं है। हम्म। मतलब जैसे वो चिट्ठी तैयार थी उनके पास, जैसी रिलीज हुई उन्होंने इशू कर दी। तो इसमें क्या क्या इनकन्सिस्टेंसीज हैं इस रिपोर्ट में जो आप मतलब एक शक डालती हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें जो हाँ, हुआ होगा, रादर देन पायलट सुसाइड। जो टाइम स्टैम्प है उसमें वो शुरू करता है जैसे टेक ऑफ होता है, एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, उड़ा एट 0839। नेक्स्ट इवेंट है कि मैक्सिमम स्पीड अटेन की 180 नॉट्स एट 0842। उसके बाद वो टाइम देते हैं कि रैट जो इमरजेंसी पावर करता है, जनरेट टरबाइन, वो छोटा सा प्रोपेलर निकलता है, उसने हाइड्रोलिक पावर कब जनरेट करनी शुरू की एट 47। तो उससे हमारा क्या मतलब है कि कब जनरेट, वो कब डिप्लॉय हुआ, अगर वो आप बताओ तब हम आपको बता देंगे इंजन कब फेल हुआ है 2 सेकंड पहले उससे, अच्छा। बिकॉज वो डिप्लॉय होने में 2 सेकंड लगाता है। ओके। तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं दी उन्होंने। उन्होंने हम्म। बताया कि हाइड्रोलिक पावर जनरेट करना शुरू किया, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। और फ्यूल कट ऑफ हुआ है शायद 843 पे। सो 842 के बोलते इमिजिएटली बाद एक कट ऑफ हुआ, 1 सेकंड बाद दूसरा कट ऑफ हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे देखें, जो DFDR है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उसका सैम्पलिंग रेट है 1/सेकंड। हम्म। जैसे कोई कैमरा है वो हर 1 सेकंड पे फोटो खींचता है, और सेकंड 1 सेकंड 2 के बीच में गैप है, उसके बीच में हमें नहीं पता क्या हुआ। लेकिन अगर जो 01.999 जो टाइम है और 02 सेकंड, उसके बीच में 1 मिली सेकंड का गैप, हम्म। अगर पहला इंजन कट किया हमने 01,999 पे, दूसरा सेकंड कट किया 02, तो जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो उसको 1 सेकंड का गैप दिखाएगा। अच्छा, तो इट्स नॉट एक्चुअली जो हम सोच रहे हैं कि हाँ। 1 सेकंड का गैप है दोनों फ्यूल कट ऑफ होने में, हम्म। दोनों इंजन का, तो वो जरूरी नहीं है कि वो बैक टू बैक मैनुअली हुआ हो। ये तो मतलब डेटा ही 1 सेकंड के बाद हाँ, का अवेलेबल है। बीच का वो डेटा देता ही नहीं है। तो हो सकता है कि 1 मिली सेकंड के बाद ही हो गया हो वो। हाँ, तो जो अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है हम्म। तो उसमें हो सकता है कि 1 मिली सेकंड के बाद एक हुआ, एक फिर एक हुआ। हाँ। उसको जो डेटा में आएगा वो 1 सेकंड का गैप दिखाएगा। उसको सब लोग कर रहे हैं कि 1 सेकंड बाद लग रहा है कि पायलट कर रहा है। ये तो कोई भी बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये मैंने ट्वीट किया उसका वो बना के विजुअल हाँ। कि ऐसा है। तो पूरी मैंने वो उसका जो बनाया है हाइपोथेसिस। बट ये क्या इलेक्ट्रिकल फेलियर का कितना मतलब प्रोबेबिलिटी है कंपेयर टू से पायलट सुसाइड पे थोड़ा हम बात करेंगे। हाँ, बट क्या पहले भी ऐसा हुआ है क्या बोइंग के साथ या किसी और मैन्युफैक्चरर के साथ ऐसे? बोइंग के साथ जो डबल इंजन फेलियर हुआ है वो 2019 में जापान में हुआ है, निप्पॉन का। ऑल निपॉन। लैंडिंग करते ही जैसे ही वो थ्रस्ट रिवर्सर डिप्लॉय किए, दोनों इंजन बंद हो गए। उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई, अच्छा। मतलब इतने साल हो गए, पता नहीं चला क्यों हुआ है। लोग बोलते हैं, जो ये एक अमेरिकन सेनेटर है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, हाँ। उसने इंटरव्यू में बोला है कि ये उसको TCMA बोलते हैं। सो उसका फॉल्ट है। उसका बेसिक पर्पस ये है कि अगर ऑन ग्राउंड एकदम से ज़्यादा थ्रस्ट हो जाए अनकंट्रोलेबल, तो वो इंजन को बंद कर देता है। हम्म। तो सिर्फ ग्राउंड पे ऑपरेट करना होता है उसे। बिकॉज एक बार इंसिडेंट हुआ था सऊदी अरेबियन एयरलाइन का 737। तो ग्राउंड में सडनली इंजन दोनों हाई थ्रस्ट पे चले गए और वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ओके। फिर उन्होंने TCMA बनाया कि अगर ग्राउंड पे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आप कंप्यूटर बंद कर देगा। ओके। आपके स्विचेज ऑन रहेंगे लेकिन कंप्यूटर अंदर से बंद कर देगा। तो हाँ। मतलब ये हो सकता है कि उधर ऊपर भी ऐसा कुछ हुआ हो बिकॉज ऑफ फेलियर। हाँ, जो ये फेलियर हुआ है ये बिल्कुल ग्राउंड पे या ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ करने पे हुआ है। अच्छा। तो वही मतलब 1 सेकेंड आधा सेकेंड ऐसे कुछ है, जिसमें सिस्टम ने भी अभी पूरी तरह से रजिस्टर नहीं किया है कि एयरबोर्न हुआ है। तो उसमें ऐसा कुछ हो सकता है इलेक्ट्रिकल, और इस जहाज़ में था इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम। कैसे कह सकते हैं ये? ये मतलब इसको बोलते हैं, सोर्सेज ने बताया है अच्छा। कि उसको बोलते हैं BPCU, बस कंट्रोल यूनिट
वो बेसिकली डिटरमिन करता है कि कौन सी बैटरी चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी, उसको कट ऑफ करता है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। और जो इम्पोर्टेंट ग्लेयरिंग चीज़ है, जो दिख रहा है और रिपोर्ट उसकी बात नहीं कर रहा है, इसमें दो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होते हैं, दो ब्लैक बॉक्स, एक सामने होता है एक पीछे, और दोनों सेम रिकॉर्डिंग करते हैं, CVR और FDR। सामने वाला जो था वो आग में गिरा, मतलब 54 टन जेट फ्यूल जो ब्लास्ट हुआ उसमें था, वो जला। उसके ऊपर अगर फोटो देखो तो पूरा काला है सूट। वो नॉर्मल है, अगर जलेगा तो सूट होगा। डैमेज भी हुआ है, उसको इन्होंने रिकवर किया है, उसको बोलते हैं गोल्डन चैसी के साथ। लेकिन जो रियर वाला है, पीछे जो टेल में होता है, जो मैंडेटरी है, वो किसी टेल में तो आग लगी नहीं। हाँ, वो तो इंटैक्ट थी। हाँ, हम्म। टेल के आसपास थोड़ी बहुत आग लगी है, लेकिन वो बिल्कुल गल गया है। अच्छा। उसकी जो टाइटैनिक मेटल बॉडी जो भी है, बिल्कुल गल गई है, और उसके ऊपर सूट बिल्कुल नहीं है, क्लीन है वो। उसमें लिखा है रिपोर्ट में कि ये डैमेज, थर्मल डैमेजेस हैं इसमें। अच्छा। या वो लिखते हैं कि फायर डैमेजेस, फायर नहीं लिखा, थर्मल डैमेजेस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी हाई हीट प्रोड्यूसिंग फायर थी। अगर आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो एकदम से सब कुछ जला देगा, और वो सूट बनने का टाइम नहीं रहेगा। हम्म। वो तभी होता है अगर लिथियम आयन बैटरी में आग लगे, जैसे हमारे फ़ोन में होता है, हाँ। कंप्यूटर में होता है लिथियम बैटरी। उसमें आग लगती है तो वो सीधा 1500 डिग्री पर जाती है, ऑयल एंड हायर। और इस एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री है, 2013 में पूरा फ्लीट ग्राउंड हुआ था बिकॉज ऑफ APU बैटरी फायर। ओके। APU बैटरीज में आग लगती थी, तो उसके बाद पूरी फ्लीट ग्राउंड हुई, उनको पता नहीं चला क्यों आग लगती है। हम्म। खैर उन्होंने उसको स्ट्रेंथन कर दिया, कंटेनर को एक मेटल कंटेनर में डाल दिया, एक एग्जॉस्ट दे दिया बाहर। लेकिन ऐसी कौन सी आग है वहाँ पे छत के ऊपर जो वो पूरा क्रैश प्रूफ है वो। हम्म। मतलब उसका है कि 3400 जी फोर्स सस्टेन करेगा, हम्म। 1000 से थोड़ा ज़्यादा डिग्री 60 मिनट तक बियर करेगा, प्लस अंडर वाटर रह सकता है। उस चीज़ को उसने गला दिया पूरा। तो इसकी तो कोई बात ही नहीं की, इसका मतलब कोई इंटरनल फायर हुई है। और वो स्टोर्ड होता है टेल में? वो बाहर पड़ा हुआ था, अगर अंदर होता तो काला हो जाता। बिल्कुल। ये तो बाहर है, बिल्कुल साफ है, वो फोटो में दिख रहा है। तो उसका डेटा रिकॉर्ड मतलब आ गया है नहीं, रिट्री? वो तो टोटल डैमेज। उसका उसमें जो क्या मेमोरी है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकलती सर? उसमें सेम इन्फॉर्मेशन है जो आगे में डुप्लीकेटेड है। अच्छा। आगे जो है उसकी भी एक कहानी है। हाँ। हर जहाज में पीछे होता है, ठीक है, लेकिन हर जहाज में ये होता है कि जैसे इम्पैक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कटती है, तो ये भी बंद हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेटर्स को चाहिए कि जब सप्लाई बंद हुई, हमें उसके बाद भी जानना है क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा दे दिया, उसकी अपनी बैटरी है, वो 10 मिनट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करेगी। ओके। जब एयरक्राफ्ट की पावर सप्लाई बंद होगी, उसके बाद 10 मिनट रिकॉर्ड करेगा। यहाँ तो एक एक सेकंड वो सामने इम्पोर्टेंट। वाला है, वो रिकवर हो गया, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा 10 मिनट नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों? जो रिपोर्ट बोलती है कि क्रैश 0911 पे हुआ, और डेटा रिकॉर्ड होना बंद हो गया 0911। तो ये कैसे हो गया? मतलब उसको डिज़ाइन किया है कि 10 मिनट और चले, हाँ। तो नहीं चला एज पर डिज़ाइन, या कहीं पे डेटा डिलीट हुआ है और डेटा ट्रांसफ़र किया गया है, हम्म। डेटा उससे नहीं निकाला। उसको बोलते हैं गोल्डन चैसी। वो US से मंगाई गोल्डन चैसी होती है, बिल्कुल रेप्लिका जैसे वो है। ओनली थिंग वो रिकॉर्ड नहीं करती है। तो एक सर्विसेबल FDR लाए, तो यहाँ से चिप निकाल के उसका डेटा ट्रांसफ़र किया। अब उस डेटा ट्रांसफ़र के बीच में प्रोटोकॉल फॉलो हुआ नहीं हुआ, किसी ने बीच में से कॉपी निकाली नहीं निकाली, हमें नहीं पता। ना ही किसी ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है डिनाइल की या कंफर्मेशन की कि कोई डेटा लीक नहीं हुआ है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को आ रहा है, बाहर के अखबारों को आ रहा है, आज भी FA ने कोई स्टेटमेंट दी है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम हैज़ बीन रूल्ड आउट। उनको कैसे पता इतना? हाँ, तो या तो हमारे लोग बोलते हैं कि जो वो बोल रहे हैं झूठ है, यहाँ जो डेटा है बिल्कुल सिक्योर है। ये तो बोल ही ये नहीं तो रहे बोल थे। नहीं रहे हो कि डेटा सिक्योर है।
सो 16 को दूसरा DFTR रिकवर हुआ, 24 को अहमदाबाद से दिल्ली लाया गया। तो इस बीच क्या हो रहा था? उसको एक दिल्ली बार क्यों नहीं लाया उन्होंने गया? ये भी सोचा था ना कि हम पहले बाहर भेजेंगे, फिर थोड़ा आउटरीच हुआ कि हमने तो अभी सेटअप किया था ये, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लैब। हाँ, लेकिन मैं बाहर का मॉनिटर कर रहा था, अच्छा वो बोलते डेटा रिकॉर्डर तो यहाँ पे। अच्छा, यूएस में हाँ, वो यही तो मैं वाला बोल रहा हूँ। अहमदाबाद वाला? हाँ, तो 16 से 24 तक कहाँ था वो? इतने दिन अहमदाबाद में क्या कर रहा था वो? उसको लेकर के नहीं आए। तो ये ये तो सब मतलब, चीज़ें, कोई बट इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा, ना कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना कोई डिनाई कर रहा है, ना कोई कंफर्म कर रहा है। मान लेते हैं कि बोइंग बहुत पावरफुल है या कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा उस स्केल का जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और यूएस का भी थोड़ा प्रेशर होगा या जो भी है, एयर इंडिया है वो भी बहुत बड़ी एंटिटी है अपने आप में, बट सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि उनके प्रेशर में क्यों आएगी? मतलब इसका क्या सेंस बनता है? मतलब चलो एयर इंडिया को या बोइंग को उनको अपना इंश्योरेंस का पैसा बचाना होगा, दे वांट टू ब्लेम इट ऑन समवन एल्स रादर देन इक्विपमेंट, तो बट सरकार क्यों मतलब उसको दबाना चाहेगी? ये तो सरकार ही बेटर बता सकती है, लेकिन अगर नहीं दबाना चाहती तो सिंपल काम करती ना। हम्म इतना जैसे नकल के लिए भी अकल चाहिए। हम्म तो वो सिंपली दे देती, जो हमारे पास डेटा है, CVR ट्रांसक्रिप्ट है, पूरा उसमें डाल दो। हम्म अगर सुसाइड है पता चल जाएगा लोगों को, सुसाइड है, नहीं है वो भी पता चल जाएगा। तो अब क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये लोग जब आपने इतना वो कर दिया है? तो क्या हम ये मान सकते हैं जब ये इतनी सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं कि हमको कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी जिस हिसाब से अब तो चीजें उन्होंने जा? वो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया ना। हम्म हमने तो सोचा था कि इस बार अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन होगी, इंडिया में होगी, इंडिया में लैब है, सब कुछ है, वो रूट कॉज तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट निकाली है उसके हिसाब से तो अब लगता नहीं है। हम्म तो ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी। हमारे जो रेगुलेशंस में लिखा है दैट इट विल बी अ क्लोज डोर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आप क्लोज डोर इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन रूल फॉलो करना है, फिर वो रूल फॉलो करो। हम्म उस रूल में सबसे पहले बोलते हैं कि जो DG ऑफ AIB विल अपॉइंट एन इन्वेस्टिगेटर इंचार्ज एंड द टीम। हम्म तो वो तो है नहीं कहीं, देर इज़ नो ऑर्डर बाय द DG। कैलिकट का अगर आप देखें तो DG का ऑर्डर है अच्छा कि दिस पर्सन इज द इन्वेस्टिगेटर इंचार्ज एंड दिस इज द टीम। उसके बाद गेजेट नोटिफिकेशन आता है। उसका पर्पज़ है कि पब्लिक को आप इन्फॉर्म कर रहे हो हम्म थ्रू गेजेट नोटिफिकेशन कि ये टीम है। अगर आपके पास आप विटनेस हैं तो आप इनके पास चाहिए, आपके पास कोई मटेरियल है तो इनके पास चाहिए। दैट इज़ नोटिफिकेशन टू द पब्लिक। हम्म यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो बताने को तैयार नहीं है। तो अगर आपने वो रूल फॉलो करना है तो वो फॉलो करिए, अदरवाइज आप ओपन इन्वेस्टिगेशन करो जिसमें हम भी देखें क्या हो रहा है। अगर हम्म हमने कंट्रीब्यूट करना है हम भी करेंगे। जुडिशियल इंक्वायरी, उसमें ये होता है आप एफिडेविट दीजिए और आप अपनी जो है आपकी कंट्रीब्यूशन वो दीजिए, द कोर्ट विल कंसिडर। तो आप अभी ऐसी क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो कंफर्म कर दे आइदर थ्योरी कि पायलट का एरर है या वो है? ऐसा क्या इंफॉर्मेशन सरकार को रिलीज करना चाहिए टू एंश्योर कि ट्रांसपेरेंट हो, चीज़ें सबको पता चले, सच्चाई पता चले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, उसका ट्रांसक्रिप्ट एज इट इज एज इट इज। विद टाइम स्टैम्प्स, हाँ, उससे क्लियर हो जाएगा। और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, दो चीज़ें चाहिए। इसका ये हाइपोथेसिस भी बन सकता है कि जैसे आप पीछे वाला DFTR देखते हैं कैसे गल गया, इसका मतलब कहीं आग लगी है। आग कैसे लगी है? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हुआ है या कोई बैटरी ओवर चार्ज हो गई है, थर्मल रनअवे इसको बोलते हैं, तो उससे आग लगी है, या कोई और नेटवर्क में प्रॉब्लम थी उससे आग लगी है, जो हम्म इंटरनल फायर है। हम्म तो बाहर तो हमें दिखती नहीं फायर। इंटरनल फायर है, इसका मतलब कोई डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो सकता है जो वापस जाए टुवर्ड्स जो इंजन कंट्रोल करते हैं हम्म कंप्यूटर्स। अब हर इंजन का अलग जनरेटर होता है। उसका पर्पज़ ये है कि अगर मेन नेटवर्क बंद भी हो जाए तो इंजन बंद नहीं होना चाहिए। हम्म तो हर इंजन का अलग जनरेटर है, लेकिन वो जनरेटर डिफरेंट सेंसर से सप्लाई लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है और वापस भी देता है। उसमें कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आए फॉर अ माइक्रो सेकेंड कि एकदम से ड्रॉप हो फिर आ जाए, सो आपके जो फ्यूल स्विचेज हैं वो फिजिकली रन पे रहेंगे। जब रन पे होते हैं तो जैसे कि कोई सर्किट बना हुआ है
और करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब रन है। अगर हम उससे करंट हटा दें, दैट इज इक्वलेंट की शट ऑफ है। पर वो स्विच वहीं पे रहेगा रन पे ही। तो जैसे हम उसको बंद करते हैं नॉर्मली, तो वो करंट हट जाता है और जो फ्यूल वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं। हर रोज वही होता है। लेकिन इस बार स्विच रन पे रहा, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हुई है उससे कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए वो हट गया है पावर। उससे जैसी पावर हटा, कंप्यूटर ने सोचा ये तो बंद का कमांड आ गया, उसने बंद कर दिया। स्विच वहीं पर है, उसने बंद कर दिया, इंजन बंद हो गए। इंजन बंद हुए और उसके 10 सेकेंड बाद रैट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू करता है। तो हम देखते हैं कि जो टाइम है 42 और 52 पे वापस ऑन होता पहला है। ऑन होता है, मतलब 10 सेकेंड। मतलब ये भी मेरा एक क्वेश्चन था सर, बहुत बड़ा डाउट है कि अगर आपका मान लो बंद कर दिया किसी ने, मान लो भाई दूसरे पायलट ने बंद कर दिया उसको करना कुछ, तो जो इमीडिएटली उसको पता चल जाएगा ना 8:43 पे सेकंड पे उसको पता चल गया, तो वो 10 सेकंड वेट क्यों करेगा उसको? वही तो, वो तो एकदम 1 सेकंड एकदम 2 से, सेकंड में ही हाँ, कर देगा उसको और दोनों ऑन करेगा वो। हाँ, और बिल्कुल एक 10 साथ सेकंड में करेगा वो। पहला 10 सेकंड, दूसरा 14 सेकंड। हाँ, पहला ऑन हुआ, उसके 4 सेकंड बाद दूसरा ऑन हुआ, मतलब बंद करने से 14 सेकंड बाद दूसरा ऑन हुआ। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो यही है कि 10 सेकंड तो रैट डिप्लॉय होने में और इलेक्ट्रिकल पावर देने में लगता है। हाँ, तो जब ड्यूल इंजन फेलियर होता है तो पायलट का एक्शन होता है कि दोनों स्विच ऑफ करो और दोनों को ऑन करो। वो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिकली उससे पावर चली गई तो कंप्यूटर को लगा कि ऑफ हो गया और उसने रैट डिप्लॉय कर दिया। 10 सेकंड बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आई रैट के थ्रू। तो जैसे ही रैट के थ्रू आई, कंप्यूटर रीसेट हुआ और वापस करंट आ गया। तो उसको लगा कि किसी ने ऑफ करके ऑन किया। तो उसने रीस्टार्ट अटेम्प्ट कर दिया इंजन 1 पे और थोड़ी देर बाद इंजन 2 पे। तो इंजन 1 रीस्टार्ट होना शुरू हो गया। तो ये भी लॉजिकली ये बनता है। अदरवाइज अगर किसी को दिख रहा है कि बंद है वो तो ऑन करेगा ना, जान जा रही है उसकी, वो क्यों बैठा रहेगा 10 सेकंड तक, मतलब कुछ नहीं एक करेगा। एक अल्टरनेटिव थ्योरी ये भी हो सकती है कि दोनों में लड़ाई हो गई हो, जिसने बंद किया है उसने वापस ना चालू करने दिया हो, मतलब हो सकता है। हाँ, जस्ट हो सकता है, लेकिन थिंकिंग। अल्टीमेटली अगर आप देखें लास्ट फ्यू सेकंड्स, वो तो एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं नोज ऊपर ऊपर जा रहा है ताकि किसी किसी तरह वो बच जाए। या अगर सुसाइड करना ही है तो वो नीचे पुश करेगा सीधा बिल्डिंग के अंदर। वो जैसे को पायलट टेक ऑफ कर रहा था, ये लिखा हुआ है। अब जैसे ही इंजन फेल होते हैं दो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई, वो बैकअप पावर पे गया। बैकअप पावर में को पायलट के सामने जो स्क्रीन होते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, सिर्फ कैप्टन के पास रहता है। तो को पायलट तो फ्लाई नहीं कर सकता, अब कैप्टन ही फ्लाई करेगा। तो अब कैप्टन ने टेक ओवर कर लिया। अगर कैप्टन ने सुसाइड ही करना था तो वो क्यों बचाएगा, वो तो सीधा नीचे डालेगा। वो लास्ट तक दैट्स क्यों बचाना शुरू करेगा दैट्स जबकि वही इंटरेस्टिंग। फ्लाई कर रहा है अब। क्योंकि एक ये भी बात की जा रही थी कि मान लो को पायलट है वो फ्लाई कर रहा है, और उन उसके पास तो ऑप्शन है वो कैसे भी गिरा सकता है प्लेन को जो कंट्रोल में है। बट जो आपके साथ में बैठा है मान लो उसके पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ फ्यूल स्विच बंद करने का ऑप्शन है अगर गिराना है उसको। बट अगर जैसे आपने कहा कि ये बंद हो गया तो कंट्रोल तो उसके पास चला गया, और उसके बाद हमने देखा कि वो ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू सेव द प्लेन। और फिर 10 सेकंड का डिफरेंस आना वापस रिलाइट करने में, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो जो सरकार है वो ये नहीं कि 30 दिन में एक रिपोर्ट निकालेगी, वो किसी भी टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको मिले तो वो निकाल सकती है। ऐसा नहीं कि वो अब 1 साल, अब तो वो बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट का वेट करो, मतलब 1 साल। हाँ, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो वो बोलेंगे अब हमने तो निकाल दी फाइनल रिपोर्ट, अब आप लड़ते रहो कोर्ट में। आप जब वापस ये जब आपने देखा सारा जो क्रैश हुआ और उसके बाद जो थ्योरीज आनी हुई फ्यूल स्विच कंट्रोलर की, जब आप दोबारा कॉकपिट में बैठे तो डिड यू लुक एट दोज कंट्रोल्स इन अ डिफरेंट लाइट? हाँ, तब मतलब ऐसा झिझक तो था कि ये क्या है ये स्विच। नॉर्मली क्या होता है कि आप जैसे कार चलाते हैं, हर रोज जाते हैं, कार में बैठे स्टार्ट किया चले। अब ये है कि थोड़ा मिसट्रस्ट हो गया जहाज़ के ऊपर ही हाँ, कि चलेगा ना। जहाँ भी कोई अजीब सी आवाज़ आई कि अभी फेल हुआ, सीधा इंजन के पास, कुछ फेल हो गया क्या, इंजन फेल हो गया, मुझे ऐसा शक
तभी तो आप देखो कितने 100 लोगों ने रिपोर्ट चेक किया, कुछ हाँ, ऐसी न्यूज़ है। बहुत सारे ग्राउंड हुए थे, सबने, कई लोगों ने मना कर दिया फ्लाई हाँ, करने से। वहाँ पे तब एक और 787 था, उसमें भी क्रू था। हम्म। एक 320 था, उसमें भी क्रू था, जिन्होंने सब देखा। अब उनकी हालत सोचो, हम्म। उनको पता नहीं क्यों गिरा है ये जहाज़, और अभी वही जहाज़ दूसरा टेक ऑफ कर रहा है, ये नहीं पता ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो उनको जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, वो तो काफ़ी हाई है। हम्म। और जहाँ पे भी कोई फॉल्ट आती है, फॉल्ट के साथ कोई वार्निंग आती है, लाइट आती है और बेल आती है, या उसको बोलते हैं वेलर, जोर से आवाज़, अटेंशन गेटर। सो मतलब ये तो वो वाली मतलब बात हो गई आपका कि हार्ट ही बंद हो जाता है कि अब क्या हो गया। पीटीएसटी। हाँ, तो वही ये है तो वही हो गया। सेम। मतलब हम उड़ रहे हैं ऊपर 35,000 फीट पे, इस भरोसे कि सब कुछ ठीक है, नीचे जो इंजीनियर्स है उन्होंने पूरा चेक करके दिया है, उनके भरोसे पे उड़ रहे हैं। हम्म। जिसने एयरक्राफ्ट बनाया है उसने हमसे कोई छुपाया नहीं है, हमें सब कुछ पता है, मैनुअल में लिखा है। लेकिन अब ये शक आ गया कि ये कभी भी बंद हो सकता है। मतलब आप ऊपर हवा में टंगे हो और सडनली दोनों इंजन बंद, तो आप कहाँ जाओगे? सर एक बात ये भी बोली जा रही है कि जैसे अगर वो बिल्डिंग ना होती वहां पे, तो कोई हम्म। खाली ग्राउंड होता या पानी होता, तो कुछ लोगों की जानें बच सकती थी। ट्रेनिंग में उनको ऐसा सिखाया जाता है कि कैसे लैंड करो, फोर्स लैंडिंग। हम्म। अगर दोनों इंजन फेल हो जाए तो खाली देखो कहाँ पे पैच, वहाँ पर उतार दो। हम्म। ऐसा पहले हो चुका है बोइंग 737 यूएस में। उसके मतलब क्लाउड्स में घुसा, आइसिंग हो गई, दोनों इंजन फेल हो गए, उसने नीचे उतार दिया। एक ग्रासी पैच था, उस पर उतार दिया, ठीक ठाक। कुछ दिनों बाद वहाँ से टेक ऑफ कर गया वो। तो इतना तो होता है उसकी कैपेसिटी। हम्म। तो अगर ये बिल्डिंग्स नहीं होती तो मतलब काफ़ी लोग बच जाते। हम्म। और एक चीज़ है जो कोई बात नहीं कर रहा, वो एक आदमी कैसे बचा। वो तो सर सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई जो जाको राकेश साइयां मार सके ना कोई, कि भाई वो कैसे बच गया। तो कितने सारे भी एक्सप्लेनेशन कर लो, अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन ये है कि लक। बट आपका मैं पढ़ लगता रहा था हम्म। कि वो सर्वाइवर है क्यों, क्योंकि उसने सीट बेल्ट वाला जो एंगल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं वो भी। ऐसे ट्रेन में है, ट्रेन में सीट बेल्ट नहीं होती। हाँ। हाई स्पीड ट्रेन जापान में जहाँ भी है सीट बेल्ट नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है जो सीट बेल्ट है वो 2 पॉइंट होता है, मतलब आपके कमर पे ही होती है। और अगर सामने की तरफ इम्पैक्ट हो तो आपके ऊपर की बॉडी सामने जाएगी और टांगी सामने जाएंगी, सारा इम्पैक्ट आएगा 2 पॉइंट सीट बेल्ट, आपकी कमर को रोकेगी और कमर ही टूटेगी। हम्म। उसके साथ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होंगे और जो स्पाइन है वो डैमेज होगा। तो मतलब ऐसे हो जाएगा बंद, हाँ, मतलब पैर आपके और आपका शरीर ऊपर का। तभी उस ट्रेन में नहीं लगाते, क्योंकि वो लगाने से ज़्यादा नुकसान होगा हम्म। बजाय कि आप नहीं लगाओ। हम्म। नहीं लगाओ तो आप कहीं से आगे सीट पे लगेगा आपको, रीढ़ की हड्डी में डैमेज होगा या कहीं हड्डी टूटेगी या कुछ होगा। मतलब आपका टोटल ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स ध्वस्त नहीं होंगे जैसे ऐसे और होते हैं। ये भी है ना कि स्पेस काफी होता है ट्रेन के कैबिन में। हम्म। बहुत स्पेस होता है, ओपन स्पेस। जैसे कार में नहीं होता है, प्लेन में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल आगे आपके एक और सीट होती है। तो तो ये जो आदमी बैठा हुआ था ये इमरजेंसी एग्जिट पे था, हाँ, तो जगह थी थोड़ी। उसके सामने 6 फीट की जगह थी। हम्म। तभी आप देखो उसके चेहरे के एक ही तरफ चोट लगी है। हम्म। तो ऐसे नहीं कि कोई हड्डी टूटी है, कुछ नहीं है। अगर उसने सीट बेल्ट पहनी होती तो उसकी टूट जाती। हम्म। तो या तो सीट बेल्ट फेल हो गई है, इम्पैक्ट से वो एकदम से खुल गई है, या उसने पहनी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। उससे शायद पूछना चाहिए किसी को कि भाई सीट बेल्ट पहनी थी या वो नहीं तो पहनी थी, क्या है। किसी को तो पूछना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब। तो इस एक्सीडेंट में कम से कम 50-70 लोग बच सकते थे। बच सकते थे ये पर वो अगर। जो एरिया है वो सबसे स्ट्रांग है, बिकॉज विंग्स कनेक्टेड है उसके पीछे। हम्म। तो जहाँ विंग कनेक्ट होगा, विंग के अंदर इतना ईंधन होता है, फ्यूल होता है, कितने टन। तो वो कैरी करने के लिए उनको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है, सबसे स्ट्रांगेस्ट एरिया वही है। हम्म। वो उसी के पास बैठा था, तो ऐसे वो क्रम्पल नहीं होगा, टूटेगा नहीं। प्लस उसका सामने खाली जगह थी। अगर उसके सामने सीट होती और उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती तो उसकी गर्दन सामने लगती, तो उसको बोलते हैं विप लैश इफेक्ट, उसकी गर्दन टूट सकती थी या कुछ हो सकता था। हम्म। इसके सामने कुछ था ही नहीं।
तो इसका जो बिल्कुल फिजिक्स है, फिजिक्स परफेक्ट था सर्वाइवल के लिए। बट इसमें फिर यही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि फिर तो 6 सीट हो गई ना जो बच सकते थे, अगर इसी एक बंदे की थ्योरी को लगाएं। तो हाँ, ये हो सकता है कि भाई इसने सीट बेल्ट ना पहनी हो और उन्होंने पहनी हो सबने। जैसे देखो एयरबस 350 आए हैं नए बिजनेस क्लास एयर इंडिया के, उसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट है जैसे कार में। हाँ। तो 3 पॉइंट में इतना होगा कि आपकी ऊपर वाली बॉडी सामने नहीं जाएगी, सिर्फ नीचे वाली जाएगी, तो उससे आपकी कमर नहीं टूटेगी, बस ऊपर वाला जो है वो इंटैक्ट है। और आग भी लग गई तो कम से कम आप हाँ, खोल के उठ के जा सकते हो, भाग सकते हो, हाँ, जिसके जो इसके साथ जो हुआ इसके होगा। साथ हुआ। हाँ। बाकी तो उठ ही नहीं पाए क्योंकि वो क्रश हो गए। तो बिजनेस क्लास को दिया है, इकोनॉमी क्लास को नहीं दे रहे हो ये पता नहीं क्यों तो ऐसा बना है। इसमें क्या प्रपोजल हो सकता है कि कुछ सीट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा जिसके सर्वाइवल के चांसेस हैं, उन सीट्स पे ये थ्री हाँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट कार जैसा देना चाहिए। सो हर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में एक पोर्शन होता है सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट। हम्म। क्या ये एक्सीडेंट सर्वाइवेबल था कि नहीं था। जैसे कैलिकट का था, वो भी सर्वाइवेबल था। बोइंग में पहले देखा गया है कि जब एक्सीडेंट होते हैं ऐसे, तो जो सीट होती है वो रेल से निकल जाती है, नीचे ट्रैक होता है उसमें लगी होती है, हम्म। वो निकल जाती है और बंच हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जो सारी सीट इकट्ठी हो जाती है उसमें लोग दब के मर जाते हैं। हम्म। फिर उन्होंने उसको स्टैंडर्ड चेंज किया 16G सीट्स, कि अपने ट्रैक से नहीं निकलनी चाहिए, 16G तक उसको सहन करना चाहिए। तो अगर निकल गया इसका मतलब डिज़ाइन ठीक नहीं है, तो वो अब स्टैंडर्ड बन गया 16G। तो सिमिलरली इनको अब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा इसके जो इन्वेस्टिगेशन है, रिकमेंडेशन, कि कौन से पार्ट है जिसको जो सर्वाइवेबल हो सकता है, उसको कैसी सीट बेल्ट मिलनी चाहिए। हम्म। तो सबको क्यों नहीं दें, या किसी को दें, वो उस पर रिकमेंडेशन या मतलब साइंटिफिक एवेल्यूशन होना चाहिए। सर, एक मेंटेनेंस का भी बहुत सवाल उठ रहा है, क्योंकि किसी ने एक वीडियो डाला था जो ये एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, सेम एयरप्लेन जो था वो दिल्ली से उड़ के अहमदाबाद आया था और उसमें एसी नहीं चल रहा था। तो क्या मेंटेनेंस ना करने पे भी ये जो आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल फेलियर्स और ये सब के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है? क्योंकि जब आप एसी जैसी नॉर्मल जो चीज़ है, जब आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उसको चला नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप जो बड़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद और ज़्यादा महंगी होंगी मेंटेन करने के लिए, आप उस पर भी ध्यान ना दे रहे हो उतना। वो कल्चर की बात है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जैसे एपीयू क्यों नहीं चल रहा था, कहीं एपीयू की बैटरी तो नहीं खराब थी। बाद में अगर आप देखें तो उसमें भी शक जा सकता है। हम्म। तो जो फॉल्ट्स होते हैं अगर आप आइसोलेशन में देखें, अलग अलग देखें, तो आपको बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। हम्म। लेकिन जब वो फॉल्ट्स एक साथ आ जाए, उसको मिल के क्या बनते हैं, वो कुछ बड़ी चीज़ बन सकते हैं। तो वैसे ही एयरलाइंस अगर बोले कि अच्छा ये फॉल्ट है, तो जो रिपीटेड फॉल्ट होते हैं वो मैंडेटरी है कि डीजीसी को बताया जाए। जैसे एक कंपोनेंट ख़राब हुआ, उसको आपने रीसेट किया, कंप्यूटर रीसेट, ठीक हो गया। फ्लाइट गई, फिर ख़राब हो गया, फिर आपने रीसेट किया, ठीक हो गया, फिर ख़राब हो गया, हम्म। रिपीटेड फॉल्ट। हम्म। तो अगला आप ट्रबल शूटिंग करोगे कि इसको रिप्लेस करोगे, दूसरा पार्ट लगाओगे, हम्म। कि हमने अगर पार्ट रिप्लेस किया उससे ठीक हुआ कि नहीं। अगर उससे ठीक हो गया इसका मतलब पार्ट में प्रॉब्लम थी। वो जो पार्ट है फिर वो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसकी रिपोर्ट आएगी। तो आप ऐसा एनालाइज करेंगे पूरा। और अगर आपने पार्ट चेंज किया तब भी ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं और है, ट्रबल शूटिंग आप करेंगे। तो अगर आप बोलें कि नहीं ठीक है चल रहा है, चलने दो, एक ही फॉल्ट है ना, आगे जाके एक और आ जाएगा। तो आप दिल्ली से आए अहमदाबाद, अहमदाबाद बोलेगा यहाँ तो है नहीं रिपेयर फैसिलिटी, चलो आप इसको आगे ले जाओ, गैटविक ले जाओ, वहाँ मैं बता दूंगा। जैसे पहले होता था हम्म। कि वहाँ मैं इंजीनियर को बता दूँ, वो पक्का ठीक कर देगा। पायलट बोले चलो ठीक है, वहाँ गए, बोलता यहाँ कौन सी फैसिलिटी है, यहाँ तो आपका इंजीनियर भी नहीं है, तो आप इसको वापस ले जाओ, दिल्ली में जाके ठीक हो जाएगा। तो फॉल्ट ऐसे ही घूम रहा है, मतलब अब किसी ने लिखा भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं किया। तो ये था कल्चर। लेकिन अगर आप रिपोर्ट करोगे जो फॉल्ट आएगा मैं लिखूंगा, तो वो फिर वो मैनेजमेंट बोलती है कि आप फ्लाइट डिले कर रहे हैं। डिले क्या, ये तो सेफ्टी की बात है। हम्म।
तो ये सारा तो वहीं सेफ्टी से। कॉन्शियस होना कि मैं डिले लेने को तैयार हूँ, मैं फ़्लाइट डिले करूँगा लेकिन फ़्लाइट में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो एटीट्यूड नहीं है अभी तक कल्चर। तो अगर ऐसे बार बार ऐसे होता रहेगा, सारे एयरलाइंस इंडिया में मान लो ऐसे हो जाएंगे, तो इवेंचुअली ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि जो भी बढ़िया पायलट होगा वो तो बाहर काम करना चाहेगा, इंडिया में क्यों काम करना चाहेगा वो? क्योंकि कब तक कॉम्प्रोमाइज करोगे आप ऐसे सेफ्टी से? हाँ, अभी देखो और लोग देखो ना बाहर आप। लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि बाहर मिल जाए नौकरी। सर जैसे आपने कहा कि बहुत ओवर रेगुलेटेड ये सेक्टर है, और आपने एयरलाइन मैनेजमेंट में भी काम किया है, सेफ्टी के लिए भी काम किया है, और बहुत सारे जो पायलट्स हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते हैं कि जो इंडिया में खासकर बहुत सारी एयरलाइंस सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। बॉर्डर लाइन एयरवर्दी एयरक्राफ्ट होता है, उसको भी फ्लाई करने के लिए मजबूर करती हैं बेसिकली। तो आपने अपने जब आप इसमें थे तो आप किस तरीके की चीज़ें हैं जो एयरलाइंस इस टाइप का करती हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, फ्यूल कटिंग के लिए? इंडिया जैसे मैंने ओवर रेगुलेशन मतलब हर चीज़ के लिए वो अलग रेगुलेशन। अगर मैं सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ तो रेगुलेशन बोलती है आप कोई और काम नहीं करोगे। तो अगर दिन की एक फ़्लाइट है, मैं एक फ़्लाइट में जाऊँगा सिक्योरिटी का काम करूँगा, मैं और कोई काम कर ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ अगर बाहर हो तो वो कुछ और काम भी करेगा, हम्म। ऑफिस में काम करेगा, ये काम करेगा किसी और रोल का। तो वैसे उनके यहाँ पे इंडिया में ओवरहेड्स बहुत हैं। हम्म। यहाँ पे इतने लोग होने चाहिए, इस गेट पे इतने लोग होने चाहिए, तो मैंडेट बहुत है। तो इस टाइप के ओवरहेड्स बहुत है और फ्यूल टैक्सेस हाई हैं। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत स्लिम है। हम्म। तो जैसे कोई इन्फ्लेशन या कुछ हो गया, फ्यूल प्राइसेस सडनली बढ़ गई, तो उनका पूरा प्रॉफिट गया। सो एयरलाइंस प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल काम है अनलेस आपने ऐसा कोई मॉडल बनाया हो जिसमें एंसिलरी भी है और ये भी है जो प्रॉफिट करते रहें। हम्म। जैसे एमिरेट्स एयरलाइंस है, एमिरेट्स एयरलाइंस खुद से प्रॉफिट नहीं करती है लेकिन उनका कार्गो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, उनका केटरिंग बहुत अच्छा चलता है। तो ये एज अ ग्रुप वो प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ वो फ्लाई करते हैं और फ्लाइट में भी बिकॉज ओवरहेड्स इतने हैं और खर्चे इतने हैं तो वो जो स्पेयर्स हैं वो सस्ता लगाएंगे। हम्म। कोई पुराना वाला लेके आएंगे कहीं से निकाल के, वो फेल होंगे, आपका इंसिडेंट होगा। तो इस टाइप के फ्यूल सेविंग जो आपको मैंडेटरी फ्यूल सेविंग है उससे कम देंगे। अगर हर फ्लाइट पे आप 100 किलो कम ले जाओ तो महीने की कितनी फ़्लाइट होगी, साल की इतनी फ़्लाइट, हम्म। तो उसका सेविंग तो काफ़ी हो जाता है। हम्म। तो अगर आप ऑब्जेक्ट करो देन इसका मतलब कि आप कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर आप रिफ्यूज़ करो कि मैं फ़्लाइट नहीं ले जाऊँगा, बिकॉज इंडिया में कल्चर ये है कि सेफ्टी इज़ द मिनिमम टू बी फॉलोड। जैसे एयर इंडिया को इतने शो कॉज नोटिस इशू हुए 29, तो उनको तो फाइन होते हैं। हम्म। हम बोलते ठीक है हम फाइन दे देंगे। एक मतलब फाइन देना इज मोर इकोनॉमिकल देन एक्चुअली डूइंग द जॉब राइट वे। क्योंकि उनको एक्सपैंड भी करना है। अभी उन्होंने टेक ओवर किया है, एयरलाइन को स्टेबलाइज करो, स्ट्रेंथन करो, फाउंडेशन बनाओ, लोग हम्म। लाओ अच्छे, फिर आप एक्सपैंड करो। उन्हें सब कुछ एक साथ करना है, एक्सपैंड भी करना है, नए जहाज़ भी लाने हैं, क्रू भी लाना है। तो वो इतने एक्सपेंशन मोड में बोलते हैं कि ठीक है अब फाइन है हम दे देंगे, फिर हम ठीक करते रहेंगे। कब ठीक करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम्म। सो ये जो डीजीसी का है इन्फोर्समेंट फाइन, वो डेटरेंट है ही नहीं उनके लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइन इज डेटरेंट, या अगली बार आदमी 2 बार सोचे। या तो बोलते हैं हम फाइन दे देंगे, 1 करोड़ है दे देंगे। एक जो हुआ था अभी फ्लाइट ड्यूटी टाइम का, उसका 1 करोड़ का था, हम्म। उसके ज़्यादा डी से फाइन कर ही नहीं सकता। अच्छा। और कितना फाइन करेगा वो उन्होंने दे दिया। तो डेटरेंट है ही नहीं उनके लिए, एक्सेप्ट जो मैनुअल में लिखा है डीजीसीए की कि अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो तो आपका जो लाइसेंस है ऑपरेटिंग लाइसेंस उस पर आँच आ सकती है, कि उसको बोल सकते हैं कि ये हम सस्पेंड कर देंगे। बट अगर 29 बार ये बोला गया है एक एयरलाइन को, तो ये रिपीट ऑफेंडर नहीं है तो और क्या है? रिपीट ऑफेंडर अभी भी डीजीसीए ने बोला कि अब आप सीरियस हो जाओ। वो पहले भी ये बोला था सीरियस हो जाओ, वो नहीं हुआ है। अभी फिर बोला कि हमने 29 दी है आप सीरियस हो जाओ। जैसे आप 7 डेज आपकी ड्यूटी नहीं हो सकती, आपको ऑफ देना पड़ेगा। ऑफ होता है रिकवरी फ्रॉम हम्म। फटीग। हम्म।
अगर मैं सिक रिपोर्ट कर दूँ आपके ऑफ से काट देंगे। तो ऐसा होता है क्या कि बीमार है पायलट और वो फ्लाई कर रहे हैं? तो फिर मजबूरन करना पड़ता है ना, तो मेरे पैसे कटेंगे। अगर मैंने रिपोर्ट से कर दिया तो मेरे पैसे काट लेंगे। ये तो मतलब जब आदमी दिख रहा है कि बीमार है, जब अगर वो और साइकोलॉजिकल जो बीमारी है, लाइक कोई स्ट्रेस में है, राइट, कोई फटीग में है, वो तो दिखता भी नहीं है। हम्म। उसको आप कैसे, आपका तो कंसर्न ही नहीं है। जब आदमी फिजिकली इल है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जब आदमी मेंटली इल होगा वो तो दिखता तो नहीं है। वो कितना डेंजरस चीज है। अब आप फटीक ले लीजिए, फटीक को वो मानते नहीं है कि फटीक है। बोलते हैं हम जो डीजीसी ने रूल दिए उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या रूल है? और मतलब इंटरनेशनल अगर हम देखें रेगुलेशंस, और वहाँ पे जो पायलट्स उनका जो शेड्यूल रहता है और इंडिया में जो शेड्यूल रहता है, क्या डिफरेंस है? जैसे आप यूरोप का देखें, यूरोप ने अपना ड्यूटी टाइम बनाया। कैसे बनाया? उन्होंने 12 डॉक्टर्स इकट्ठे किए, स्पेशलिस्ट, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये वो, स्लीप स्पेशलिस्ट। उनको बोला कि आप बताओ कि मैक्सिमम ड्यूटी कितना होना चाहिए। उन्होंने निकाल के दिया। 97 में नासा ने रिसर्च की थी, वो अभी भी वैलिड है। वो बोलते 10 घंटे मैक्सिमम फ्लाइट ड्यूटी। एक दिन में? ड्यूटी। तो हमारे यहाँ जो वो है नहीं कोई साइंटिफिक बेसिस। हमारे यहाँ रेगुलेटर बोलता है कि हमें पता है सब कुछ। तो मैंने बोला आप तो रूल मेकिंग के स्पेशलिस्ट हैं, आप ये इसमें साइंस में तो नहीं है स्पेशलिस्ट। तो कितना जो यहाँ पे? आईकाओ का रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट इज इट शुड बी साइंटिफिकली बेस्ड, हम्म। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, एंड इट हैज़ टू फॉलो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रिंसिपल्स। हम्म। तो हमारे यहाँ 13 घंटे 16 घंटे भी होता है। 16 घंटे तक? मैं आपका वो आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि भाई 13 घंटे के बाद तो एक्सपोनेंशियली मतलब चीजें डिक्लाइन हो जाती हैं, फटीग एकदम सेट इन करता है। हाँ, सो जैसे यूरोप है वो भी 13 घंटे करता है। हम्म। तो जो उनकी साइंटिफिक कमेटी थी उसने लिख के दिया है कि व्हाट यूरोप इज डूइंग इज अगेंस्ट साइंटिफिक नॉर्म्स, हम्म। दे शुड नॉट बी डूइंग। लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल है और ओवरसाइट है, क्योंकि हम ऑपरेटर्स का भी देखना चाहते हैं भला। उनको चाहिए कि 13 घंटे चाहिए, तो हम उनको 13 घंटे दे रहे हैं, लेकिन पायलट्स को दूसरी तरफ रेस्ट भी दे रहे हैं, एडिक्वेट रेस्ट। बीच में, हाँ। फ्लाइट्स के बीच में? तो यहाँ पे ना साइंटिफिक है, यहाँ पे सीधा 13 घंटे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आप बोलते हैं कि अल्कोहल बैंड है, 0% होना चाहिए ब्लड अल्कोहल लेवल। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली उसका इफेक्ट आता है आपके थिंकिंग पे, डिसीजन मेकिंग पे, कॉग्निटिव स्किल्स पे, हम्म। एक्शंस पे। अल्टीमेटली वो चीज़ है, नॉट अल्कोहल, उसका जो इफेक्ट है अल्कोहल हम्म। का। अब फटीग आप देखिए, अगर आप 17 घंटे सोए नहीं है, दैट इज इक्वलेंट टू अ ब्लड अल्कोहल लेवल ऑफ 0.05%। ट्रू। यहाँ आप बोलते हैं कि आप ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कीजिए, 0 आना चाहिए, लेकिन वहाँ फटीग तो उससे ज़्यादा है, और इक्वलेंट। ये एक्चुअली में साइंटिफिक स्टडीज हैं कि अगर स्लीप डिप्रिवेशन इज मोर हार्मफुल देन ड्राइविंग ड्रंक। हाँ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इतना हम नहीं कर रहे, तो वो तो मैं मतलब मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। जो सर्केडियन रिदम होती है हमारी, किसी का सुबह जल्दी उठना किसी को पसंद होता है, किसी को रात में, इट्स नेचुरल, सबका अलग अलग होता है क्लॉक। अब सबके लिए सूटेबल तो नहीं बनाते होंगे कि भाई मान लो जिसका सुबह, जिसको जल्दी उठना है, मान लो उसको फोर्स कर रहे हैं कि रात में काम करने के लिए, और किसी को दिन में जगना सोना पसंद है तो उसको दिन में फ्लाई करवा रहे हैं। तो ये तो एकदम ही, इतना तो हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे होंगे, इतना तो मुझे लगता है कि नहीं, वर्ल्ड में ही नहीं कर रहे होंगे। हम उस तरीके से सोचते भी नहीं है। हम्म। हम सोचते हैं कि मैंने पायलट को 2 दिन का रेस्ट दे दिया, तीसरे दिन मैं उसको कैसे भी यूज़ करूं। लेकिन साइंस जो बोलती है, जो यूरोप में है, अगर आपने मुझे 2 दिन का रेस्ट दिया है, अब मैं नॉर्मल आदमी बन गया हूं कि मैं दिन में जागता हूँ, रात में सोता हूँ। जो मेरी पहली फ्लाइट है, अगर आपने मुझे पूरी रात की दे दी, उसमें ज़्यादा फिटीक होगा, हम्म। तो अब तो मैं यूज हो गया हूँ। और पहली फ्लाइट आपने मुझे दे दी फुल नाइट। तो आपको मुझे ग्रेजुअली करना चाहिए कि पहले दोपहर की दो, फिर लेटर लेटर करके ग्रेजुएट, और फिर वापस लाओ। ये हम्म। हमारे उसमें है ही नहीं। वो इसको चेंज करते रहते हैं, कभी सुबह कभी शाम।
कि वो स्विच तो है नहीं कि आप स्विच ऑफ करो आप सो गया। हम्म। तो यहाँ पे मतलब थिंकिंग वैसी है। हम्म। तो इसको साइंटिफिक एंगल से बनाना पड़ेगा। जो फटीग मैनेजमेंट सिस्टम होता है हम्म। उसमें दोनों तरफ फ़ायदा होता है कि आपने मुझे अगर लिमिट है 13 घंटे की, मैं आपके लिए 16 घंटे काम करूँगा, हम्म। लेकिन आप मुझे उसका इक्वलेंट रेस्ट दोगे बिफोर द फ्लाइट आफ्टर द फ्लाइट। आई थिंक जो मुझे लग रहा है कि जो ये लोग करेंगे फ्यूचर में, वो तो ये कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब ये पायलट्स वायलट्स को मैनेज करना, इतना खर्चा करना। तो एआई आ रही है तो मतलब पायलट्स को हटाओ और मतलब चलने हाँ, दो ऐसे ही। अभी तो मूव था कि 2 पायलट से 1 पायलट करेंगे। अच्छा। तो जो मैन्युफैक्चरर और एयरलाइंस, उनका ये प्रपोजल था। जो यूरोपियन रेगुलेटर है उसने 4 साल स्टडी की, हम्म। पूरी स्टडी की अच्छी तरह से, एंड दे हैव कम आउट कि ये अनसेफ है। क्या क्या हाईलाइट किया उन्होंने? मतलब सेफ्टी एस्पेक्ट की, सिंगल पायलट कैसे करेगा अगर कुछ फेलियर हुआ, अगर वो टायर्ड हो गया, फटीग हो गया, तो कौन टेक ओवर करेगा। और या कुछ भी हो सकता है हाँ, मतलब या तो अब हार्ट टेक्नोलॉजी, अटैक आ गया उसको फिर। टेक्नोलॉजी अभी इतनी डेवलप हुई नहीं है हम्म। कि वो आप ग्राउंड से टेक ओवर कर लो, रिमोट कंट्रोल जो भी है। हम्म। अभी तो दूसरा पायलट ही है। क्लासिक जो केस था, अब पता ही नहीं चला उसका क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत हैं। MH370 का हम्म उसका आपके आपके हिसाब से क्या, आपकी क्या थ्योरी है, उसमें क्या हुआ होगा? उसका तो कुछ भी कह सकते हैं। पर कुछ इतनी थियरीज आ बट गई, इतनी आपने सोचा कॉन्स्पिरेसी। तो होगा कि कितना आपने फ्लाई किया है, आपने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए होंगे, खुद भी आपने कई मतलब आई एम श्योर कि हाँ, बहुत दिनों तक सोचा होगा इस। जो फ्लाइट नॉर्थ जानी है वो साउथ चली गई, तो अपने आप तो मुड़ नहीं सकती, हम्म। कोई मुड़ेगा उसे। उसके बाद वो किसी रेडार को दिखाई नहीं दी, मतलब वो इतना लो फ्लाई की। हम्म। एक होता है ट्रांसपॉन्डर कि एयरक्राफ्ट सिग्नल भेजता रहता है, हाइट, ऑल्टीट्यूड, स्पीड, हम्म। पोजीशन। हम्म। वो आपके सेकेंडरी रेडार बोलते हैं, उसमें दिखता रहता है। तो ट्रांसपॉन्डर बंद कर दे तो रेडार में नहीं दिखेगा। फिर होता है प्राइमरी रेडार जो बीम्स छोड़ता है और बीम टकरा के वापस आती है, फिर वो ब्लिप आती है, प्राइमरी रेडार। अब उसके बचने के लिए यही तरीका है कि आप बिल्कुल नीचे फ्लाई करो, वो तो ऊपर स्कैन करेगा, आप उसके नीचे से निकल जाओ। अब जो फ्लाइट नॉर्थ जानी है वो साउथ गई, उसके डेबरी मिले अफ्रीका के पास, कुछ पार्ट्स जो आइडेंटिफाई किए उन्होंने नंबर से। हम्म। लेकिन एक्चुअल वो है कहाँ पे इतना डीप ओशन में, ढूंढना। तो इसकी तो पता नहीं कितनी थियरीज होंगी कि कोई CIA मिशन था या क्या था। नहीं, जैसे पहले तो CIA बहुत फेमस था, हाँ। अगर आपको पता है होमी भाभा का जो था। हाँ। आई थिंक उसकी वो आप, तो एडमिट ही कर लिया, वो जो बुक आई थी। हाँ, जो क्रो था। हाँ, उसने एडमिट कर लिया था कि हमने ब्लो अप किया था वो प्लेन। तो फिर वो रिपोर्ट में क्यों नहीं आया? जैसे आप ये रिपोर्ट बोल रहे हो ना, अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ो होमी भाभा के एक्सीडेंट की, वो बोलते हैं वो एयरक्राफ्ट क्लिफ में फ्लाई कर गया। क्लिफ, अगर आप क्लिफ में फ्लाई करेंगे तो एयरक्राफ्ट क्रम्पल करेगा और या मत छोटे एरिया में आएगा। उसका डेबरी 25 मील तक है, 25 मील, 25 स्क्वायर मील। तो मतलब फुल स्पीड पे ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट हुआ तभी उतनी दूर तक हो जाएगा, उसके छोटे छोटे पीसेस। हम्म। तो ये तो अंधे को भी दिखता है, हम्म। लेकिन वो रिपोर्ट बोलती कि नहीं, वो क्लिफ में चला गया, केस क्लोज। तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई थिंक जो मलेशिया के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने एलिगेशन लगाया था CIA के ऊपर कि ये रिमोटली कंट्रोल किया गया है। क्या आपको लगता है कि रिमोटली कोई भी प्लेन कंट्रोल किया जा सकता है जो मॉडर्न नहीं नहीं प्लेन्स है? नहीं। नहीं, वो 777 तो नहीं हो सकता। अच्छा। हालांकि नेक्स्ट लेवल ऑफ टेररिज्म है डेटा, जो उसका डेटा बेस है उसको ब्रीच करो, हम्म। उसको चेंज करो। बट ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता, रिमोट कंट्रोल नहीं हो सकता अभी तक, फिलहाल। जो अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। हाँ, एक और हुआ था एयर इंडिया का, जो पुराना एक्सीडेंट है, वो चाइनीज प्रीमियर ने चार्टर किया था हम्म। फ्रॉम चाइना टू बडोंग, इंडोनेशिया में। वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लास्ट मिनट पे वो आया नहीं। उसके बाकी जो
थे, कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, वो सब आ गए। तो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था, इंडियन क्रू था। टेक ऑफ किए साउथ चाइना सी के ऊपर, बॉम्ब ब्लास्ट, और वो एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। उसमें सर्वाइवर थे, क्रू वगैरह स्विम करके थोड़े बहुत सर्वाइव कर गए उनको। तो वो भी बोलते हैं कि उसका बॉम्ब सीआईए ने बनाया था और वो बना इंडिया में था, बना इंडिया में था? एज पर रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स। उसके बाद नेहरू ने बेसिकली वो कॉ थे जिन्होंने रॉ बनाया, हम्म। कॉ को भेजा वहाँ पे फॉर इन्वेस्टिगेशन। और फिर जो चाइनीज प्रीमियर, उन्हें लेटर ऑफ क्या बोलते हैं, अप्रिसिएशन उनको दिया था। एंड जो सर्वाइवर्स थे उनको भी पता नहीं कुछ पैसे वैसे भेजे। तो ये सब कहानियाँ। उसमें एक जो इंजीनियर था, फ्लाइट इंजीनियर, उसको कीर्ति चक्र मिला, फिर वो एयर इंडिया ज्वाइन कर गया, हम्म। काफ़ी सीनियर पोजीशन में चला गया इंजीनियरिंग। फिर उसको सडनली कॉन्स्पिरेसी केस में निकाल दिया। क्या था कॉन्स्पिरेसी केस? इंदिरा गांधी का, बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट जो इंटरनेशनल जाना था वो सैबोटाज, किसी ने वायर काट दी थी। अब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है क्या है? सडनली ज्ञानी जैल सिंह पार्लियामेंट में अनाउंस करते हैं कि अटेम्प्ट ऑन इंदिरा गांधी, कि उसका जो एयरक्राफ्ट था उसके केबल कटे हुए मिले। इसको ब्लेम किया और इसको निकाल दिया। एक तरफ आप इसको रिवॉर्ड कर रहे हो, दूसरी तरफ निकाल दिया। आपने वो संजय गांधी का स्टडी किया है थोड़ा? मतलब उसमें भी कई लोग मानते हैं कि वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी उसको मारने की। वो तो उसमें माधवराव सिंधिया को जाना था, हम्म। वो आया नहीं लास्ट मिनट में। तो मेरे जो नेबर थे जहाँ मैं रहता था दिल्ली में, विंग कमांडर सक्सेना, उनके भाई थे इंस्ट्रक्टर दिल्ली फ्लाइंग क्लब में। तो वो उसको ले गए, तो दोनों की डेथ हो गई। अब माधवराव सिंधिया की डेथ कैसे हुई? वो भी एयर क्रैश में हुई। हम्म। माधवराव सिंधिया के साथ जाना था एक और, वो कांग्रेस के हैं, नाम भूल रहा हूँ, वो भी लास्ट मिनट पे बेल आउट कर गए, किसी मीडिया वाले को उन्होंने बैठा दिया। उसकी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। माधवराव सिंधिया वाली? रिपोर्ट लिखता है एक्सीडेंट कैसे हुआ, हाँ। किंग एयर गया यूपी उत्तर प्रदेश के ऊपर। अब बोलते हैं पायलट क्लाउड्स में घुसा, स्पाइरल में गया, क्रैश कर गया। हम्म। ठीक है। अब आप पढ़ो, उसमें एक सेक्शन होता है मेट्रोलॉजी, जो बताता है वेदर। उसमें लिखते हैं नो क्लाउड्स। जब कोई क्लाउड ही नहीं था तो कौन से क्लाउड में घुसा वो? फिर वो बोलते हैं कि आई विटनेस स्टेटमेंट, जब एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा था तो उसके पीछे देयर वाज अ ट्रेल ऑफ स्मोक, जैसे आग लगी हो। फिर दूसरी जगह लिखते हैं कि वहाँ पे बहुत तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी। जब बारिश इतनी हो रही थी तो उसको दिखा कहाँ से वो आता हुआ नीचे, ट्रेल ऑफ स्मोक? फिर वो भी मान लो। जो पायलट है का जो पोस्टमार्टम हुआ, एक तो पोस्टमार्टम डिले कर दिया अच्छा। कि क्रैश अगर दोपहर में हुआ तो पोस्टमार्टम अगले दिन सुबह या दोपहर में एम्स में हुआ। जो पायलट है उसके लोअर ट्रैकिया में सूट मिला, ब्लैक सूट होता है ना, मतलब वो एंटीमॉर्टम था। मरने से पहले उसने इनहेल किया, तभी वो लोअर ट्रैकिया में गया, अदरवाइज वो अपर ट्रैकिया में रह जाता है। दैट इज कंफर्मेशन कि उसने मरने से पहले किया। इसका मतलब जहाज के अंदर आग लगी थी, और जो आई विटनेस ने बताया था वो ठीक था कि पीछे स्मोक थी। अब वो आग कैसे लगी वो नहीं पता। जो कमलनाथ थे, कमलनाथ ने जाना था। अच्छा। सो माधवराव सिंधिया ने अ, संजय गांधी के साथ जाना था, वो नहीं गए। इनके साथ कमलनाथ ने जाना था, वो नहीं गए। तो ये बहुत सब, इंटरेस्टिंग है। इसको मैं बोलता हूँ हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। हाँ। आपने किसी का मर्डर करना है तो आप उसको जहाज में बैठाओ, मर्डर करो। एक्सीडेंट रिपोर्ट है वो आपके हाथ में, आप डॉक्टर कर दो। पुलिस बोलती है हमें तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करना था एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, तो वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखती है, पायलट एरर, बोलती है केस क्लोज। सबसे शॉकिंग क्रैश आपके हिसाब से MH370 को छोड़ दें तो कौन सा है हिस्ट्री का? एक इंट्रीगिंग है, जो सुसाइड केस बात कर रहे हैं, जर्मन विंग्स। हम्म। उस जर्मन विंग्स में जो रिपोर्ट आई उसमें ये लिखा था कि जो को पायलट है उसने कैप्टन को बाहर लॉक कर दिया, पीछे टॉयलेट गया, उसने खोला नहीं दरवाज़ा,
लॉक कर दिया और वो नीचे सीधा एल्प्स में डाइव कर दिया। डाइव करके कैजुअलिटी हो गई सारी। लेकिन रिपोर्ट कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर पाया कि उसने किया है, हम्म कि टेक्निकल एरर था। अब वो रिपोर्ट की भी प्रॉब्लम है, जब सबको दिख रहा है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, सब बोल रहे हैं कि सुसाइड है, तो रिपोर्ट कैसे अलग बोल दे कि नहीं नहीं सुसाइड है नहीं। और उनको बिकॉज उनको कुछ मिला नहीं कंक्लूसिव, प्रूव नहीं कर पाए, हम्म शक के बिना पे वो कैसे करेंगे। फिर उन्होंने उसकी हिस्ट्री ढूंढी। ओ, इसको तो डिप्रेशन था इस साल में, उसने तो ये मेडिसिन ली थी, उसके बैग में ये मेडिसिन मिली, इसका मतलब इसी ने किया। हम्म अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो दूसरी रूटिंग में, बिकॉज दैट इज मोर एक्सेप्टेबल। अब उनको ये दिखा रहे हैं विच ट्रूथ इज मोर एक्सेप्टेबल, हम्म टेक्निकल की सुसाइड। जो फैमिलीज है वो तो ये पूछेंगी कि ऐसा कैसा टेक्निकल चीज़ है कि वो घुस गया, तो बोलेंगे सुसाइड था, दैट इज मोर एक्सेप्टेबल। हाँ हाँ, ये हो सकता है। तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया कि हर पायलट का ये इवैल्यूएशन होना चाहिए। करते करते कुछ साल बाद उन्होंने बंद कर दिया कि ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, वेरी रिमोट, तो कोई ज़रूरत नहीं है सबका इवैल्यूएशन करने की। जब हम पायलट की फटीग नहीं देखते हैं, जब उसका स्लीप पैटर्न्स, इन सब पे जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, जब हम उसको इग्नोर करते हैं, तो ये तो सर्टेन होगा कि उसकी क्या साइकोलॉजिकल स्टेट है व्हेन ही इज कमिंग टू फ्लाई। वो तो हम कंसिडर ही नहीं करते होंगे इंडिया में, राइट? और अगर कोई हाँ मान लो गलती से बेचारा बता भी दे, हाँ, फिर तो हो गया। फिर तो उसको मतलब वो निकाल ही देंगे शायद उसको। हाँ, ऐसे होगा जहाँ कोई गलती की उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकाल लेंगे, हम्म तो वो कोई बताएगा नहीं। तो पायलट जो है उसकी लाइफ क्या है, सारा टाइम फ्लाइंग ही करना है। ना उसको आप टाइम देते हो जिम जाने का, भागने का, कुछ करने का, फैमिली के साथ रहने का टाइम नहीं देते हो। वीकेंड उसके होते नहीं है, 2 दिन देते हो रिकवरी के लिए, जिसपे वो बेरली रिकवर करता है, उसको फिर फ्लाइट्स पे डाल देते हो। हम्म तो इस हालत में उसकी कोई सोसाइटी में कुछ है ही नहीं, और वो साइकोलॉजिकल दिखता ही नहीं इश्यूज, है। सर हाँ आजकल मतलब पॉपुलेशन में अक्रॉस द स्ट्रेटा हाँ बढ़ रहे हैं। तो वो पायलट्स जो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में है, वो कैसे अछूते रह सकते हैं? एक तो ऑलरेडी पूरी सोसाइटी में ही ऐसा हो रहा है, और वो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें पहले से ही ऐसा था। अगर आप इनवाय फैमिली को पूछो कि कहाँ है, नहीं वो तो फ्लाइट पे है। फैमिली भी परेशान है कि आप घर में कब रहते हो, आप सिर्फ यहाँ आते हो, सो जाते हो, फिर चले जाते हो। बिकॉज वो शेड्यूल ही ऐसा है, मिनिमम रेस्ट करते करते आपके वो पूरा हफ्ता निकल जाता है। आपको 1 या 2 दिन ऑफ देंगे, जिसपे आप यूर गुड फॉर नथिंग। हम्म अगर आप कुछ करो भी तो दैट विल क्रिएट मोर फटीग, फिर वो फटीग और कैरी होती जाती है। बिकॉज हम्म आपने अपने काम भी तो करने हैं, घर का काम कब करोगे आप, हम्म या कोई भी अपने लिए काम, ऐसा कुछ है ही नहीं डिजाइंड। पायलट का जॉब भी ऐसा है कि नॉर्मल आदमी जाता है 9 to 5, उसको कम से कम लंच ब्रेक मिलता है 1 से 2, या तो लंच ब्रेक नहीं है। आप फ्लाई कर रहे हो, बैठे बैठे ही खाओ और पानी पियो, पीछे टॉयलेट है, एक आदमी बैठेगा, टॉयलेट जाओ, फिर दूसरा, टर्न बाय टर्न, वो ऐसे चलता रहेगा। आईएलओ ने अभी इशू किया है कि 2016 में देर हैव बीन वर्ल्ड वाइड 745,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट कार्डियक अरेस्ट, बिकॉज ऑफ वर्किंग मोर देन 55 आवर्स अ वीक। हम्म पायलट तो 60 आवर्स करता है वीक। मतलब जो यूएन बोल रही है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नारायण नहीं मूर्ति से तो कम ही कर रहे हैं। है। वो है, देश तो तभी आगे बढ़ेगा, 80 घंटे काम करेंगे जो। मतलब कमोडिटी है, पायलट इज अ कमोडिटी। हम्म बोलते हैं इनको यूज़ करो, अनफिट हो गया ठीक है, दूसरा ले आओ। तो ऐसे कोई दिखता ही नहीं है कि उसकी लॉन्ग टर्म लॉन्गेटिविटी या उसके रिटर्न्स क्या होंगे, लॉयल्टी, वो सा कुछ है नहीं। अब सब मैकेनिकल हो गया, पहले होता था। अच्छा। अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया। कंप्यूटर, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज़र। वो जितना मर्जी आपसे निकालेगा कि आप यहाँ से दिल्ली से कैलकाटा जाओगे, कैलकाटा में जहाज़ चेंज करोगे, भागते भागते जाओगे, सिक्योरिटी कराओगे, दूसरी जहाज़ में बैठोगे, बॉम्बे जाओगे, बॉम्बे फिर जहाज़ चेंज करोगे, फिर वहाँ से कहीं और जाओगे, एंड वापस। बैक टू बैक फ्लाई कराते हैं। तो ये भाग दौड़ का वो तो काउंट ही नहीं होता कि आपको बेरली दिए आपको 40 मिनट, 40 मिनट में आपने जहाज़ भी चेंज करना है। तो ये 60 घंटे सिर्फ फ्लाइंग के हैं, उस कॉकपिट में बैठने के बाद गए? तो मैंने जैसे अभी 2 किताबें लिखी हैं, एक एविएशन पे, एक हिस्ट्री पे। एविएशन में उसका नाम ही है माइंड फ्लाई, फॉलीज, रियलिटीज एंड ह्यूमन फैक्टर। हम्म
फॉलीज में बेसिकली आपका माइंड जो है, मन और बुद्धि का जो टसल है, वो सब है, वो आपको कैसे फूल करता है, कैसे इश्यूज होते हैं। रियलिटीज़ में ये है कि ये है सच्चाई, फटीग है, इन्वेस्टिगेशन कैसे बॉचअप होती है, कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, एंड ह्यूमन फैक्टर है कि क्या क्या चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं। आजकल नया आ गया है ADHD एंड ट्रू। अदर थिंग्स, तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये है। दूसरा हिस्ट्री है, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। जो फ्लाइंग अब ऑटो मोड पे है, तो जैसे बाहर है, बाहर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। अगर मुझे रेस्ट मिलना है तो मैं सुबह फ्लाइट करके आऊँगा, 6 बजे लैंड करूँगा, पूरा दिन मेरे पास है, अगले 2 दिन ऑफ मिलेंगे। उसके बाद जो फ्लाइट होगी वो फिर दोपहर की होगी, तो मुझे टोटल ऑलमोस्ट 3.5 days टू रिकवर ये ओके। मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ टोटल इसीलिए आप टाइट करे बाहरी निचोड़ काम के रखा करते हुआ हो। है। नहीं, मैंने तो यहाँ कोशिश की, मैंने कि यहाँ भी ठीक हो। इनफैक्ट मैंने रिट पिटिशन भी फाइल की थी हाई हम्म। कोर्ट में। हम्म। मैंने बोला कि एक कमेटी बनाओ जिसमें सारे एक्सपर्ट हो, वो डिसाइड करें ये सब। DGCA बोलता है नहीं, हम ही एक्सपर्ट हैं। तो बोलते हैं आप कैसे अफेक्टेड हो, आप तो यहाँ फ्लाई नहीं कर रहे हो। तो मेंटेनेबिलिटी पे मैंने बोला ठीक है, वो तो मेंटेनेबल नहीं था तो मैंने विड्रॉ कर लिया। DGCA किसके अंडर में आता है? ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है? अगर आप मिनिस्ट्री से पूछेंगे बोलेंगे ऑटोनोमस है, EIB और DGCA। ऑटोनॉमस इस देश में क्या है? लेकिन उसी एक्ट में लिखा है हाँ। दैट DGCA इज एन ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जब आपकी अपॉइंटमेंट वहीं से होनी है, प्रमोशन वहीं से आनी है, हम्म। तो ऑटोनोमस कहाँ से होगी? तो जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये किसके अंडर में है? ये भी सिविल एविएशन सेम मिनिस्ट्री के अंडर में? सेम एक्ट, उनका भी एक्ट यही बोलता है, दिस इज ऑफिस ऑफ तो क्या ये बाहर सब जगह ऐसा ही होता है या वहां पे एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होती जैसे हैं? NTSB है, NTSB रिपोर्ट करता है सीधा कांग्रेस को। नॉट इवन प्रेसिडेंट? नहीं, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट को आंसरेबल हो, नॉट टू मिनिस्ट्री, तब थोड़ी हो बोले कि ऑटोनमस है, उनकी फंडिंग ऑटोनमस, जब सब कुछ वहीं से आना है। नहीं, इंडिया में वो भी नहीं माना जाएगा ऑटोनमस, क्योंकि पार्लियामेंट को आप अगर आंसरेबल हो वो तो बेसिकली आप और यही है। मेजोरिटी जो सरकार है उसी सरकार के ही हो गए आप। तो अनलाइक US कांग्रेस जहाँ पे अलग सिस्टम रहता है, तो बट ये यहाँ नहीं। पे 1997 में एयर मार्शल JK सेठ, उनके अंडर एक कमेटी बनी थी टू वैल्यूएट सिविल एविएशन, और बड़े बड़े लोग थे, DG और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन। उन्होंने जो रिपोर्ट तब बनाई थी हम्म। वो कभी बाहर आई नहीं, क्योंकि उसमें जो सच्चाई लिखी थी आज भी वैलिड है, कि जो DGCA वाले लोग हैं वो अपना काम करने की जगह वो देखते हैं मिनिस्ट्री की तरफ, कि आपको क्या चाहिए हम वो करेंगे ताकि हमारा प्रमोशन हो। तो नोबडी इज़ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट। आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हो टू फाइंड आउट कि पायलट एरर है, पायलट को कैसे पनिश किया जाए, इसको कैसे पनिश किया जाए, बजाय कि सिस्टम को इम्प्रूव करने के। उनको बोला कि जो DG है दैट हैज़ टू बी ए टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, EIB हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट टोटली। वो तब लिख के गए थे, आज भी वही सिचुएशन है। आपने ये CDS बिपिन रावत वाला देखा था? उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताते हैं लोग। उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या है, उसमें ये लिखा है कि अनएक्सपेक्टेड वेदर, द पायलट एनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड वेदर। पायलट वहाँ हर रोज फ्लाई करता है, उसको तो पता है यहाँ बादल होते हैं, उसके लिए कौन सा अनएक्सपेक्टेड हो गया? तो वो भी मतलब ऐसे ही है। अगर मैंने उसका भी उसके ऊपर लिखा था कि उसका जो है पिक्चर्स वगैरह भी मैंने बनाई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो ट्रीज को इम्पैक्ट किया था। तो उसका जो फ्लाइट प्रोफाइल था वो ऐसा था कि मतलब को टाइप नहीं करता। और जो वह सीजन पायलट है जो वहाँ पे हर रोज फ्लाई करता है, उसको पता है कि क्लाउड में नहीं जाना है और यहाँ पे टेरेन है, तो वो क्यों जाएगा टेरेन के अंदर? तो टर्बुलेंस पे थोड़ा मैं बात करना चाहता था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम टर्बुलेंस में होते हैं तो वो भी कई तरीके की होती है, तो आप लोग कैसे उसको क्लासिफाई करते हो? मैं एक बार फ्लाई कर रहा था, एक वो छोटा प्लेन था जैसलमेर पे, तो मैं शायद वहाँ पे सर आधा घंटा वो
प्लेन जो है वो टर्बुलेंस में रहा होगा, और नीचे तो एकदम डेजर्ट था, कुछ भी नहीं था। आधा घंटा मतलब आप टर्बुलेंस का सोच रहे हो, सबके मतलब पॉलिथिन वोलिथिन निकाल के सब हाँ। हाँफ रहे थे उसमें। क्या वो छोटे प्लेन की वजह से होता है या वो एनवायरनमेंट की वजह से होता है? क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो टर्बुलेंस होते हैं? किस तरीके के क्लाउड्स होते हैं, किस में जाना होता है, किस में नहीं जाना होता है? पायलट के पास वो रेडार होता है, वेदर रेडार, लेकिन वो वेदर रेडार से टर्बुलेंस नहीं डिटेक्ट करता, इनडायरेक्टली बताता है। अच्छा। जैसे क्लाउड्स है तो वो सिर्फ मॉइस्चर डिटेक्ट करेगा, और वो मॉइस्चर कितना इंटेंस है उसके हिसाब से वो कलर उसको कोड करेगा, कि अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है इसका मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसको रेड कर देगा। कम है तो उसको येलो कर देगा, और थोड़ी थोड़ी बारिश है तो ग्रीन कर देगा। तो आप उस हिसाब से उसको अवॉइड करोगे कितनी मील दूर। और जैसे क्लाउड होता है, क्लाउड में हवा ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो वो टर्बुलेंस ऊपर नीचे वाली होती है, हाँ। कि अगर आप क्लाउड में घुस गए तो एकदम से आपको ऊपर फेंकेगी, फिर आपको नीचे फेंकेगी। ठीक है। और लाइटनिंग वगैरह होगी, तो दैट इज़ वन टर्बुलेंस। उसके लिए आपको सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा, वो सीट बेल्ट बनी उसी के लिए है, टू ऊपर पॉइंट नीचे के वाली। लिए, ताकि आप ऊपर नीचे जाओ तो वो आपको पकड़ के रखे नीचे, ताकि क्लाउड आपका, के लिए बनाई है वो हाँ, बेसिकली। ताकि आपका सिर ऊपर न लगे तो गर्दन नहीं टूटे। हाँ। दूसरी होती है क्लियर एयर टर्बुलेंस, जो दिखती नहीं है। वो बेसिकली ऊपर हवाएं चल रही होती हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट टाइम ऑफ द सीजन। कभी वेस्ट से आती है, कभी ईस्ट से आती है, हम्म। कभी 30 किलोमीटर पर आवर, कभी 40, कभी 200, कभी 400। ऐसी जेट स्ट्रीम होती है, जैसे पाथ होता है, ऐसे पाथ हम्म। इतना लंबा वो चलती है। तो उसके हमें नीचे ब्रीफिंग मिलती है कि यहाँ पे इतनी विंड है, ऐसी विंड है, और विंड घूम रही है या विंड स्ट्रेट है, स्टेडी है। तो नॉर्मली अगर स्टेडी है तो ठीक है, अगर विंड्स कोई कभी लेफ्ट से आ रही है कभी राइट से आ रही है, वो चेंज होती रहती है, इसका मतलब वो टर्बुलेंस होगा। तो डू यू टेक सम स्पेशल मेजर्स? कुछ करते हो आप लोग या बस ऐसे जैसे चल रहा है? नहीं, वो तो हम एक्सपीरियंस पे, कि अब अगर जैसे हम 35,000 पे फ्लाई कर रहे हैं, सडनली टर्बुलेंस हो गया, हमें तो दिखाई नहीं दिया, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, अपनी स्पीड करेंगे कम, उसकी टर्बुलेंस स्पीड होती है, सीट बेल्ट ऑन वगैरह, क्रू को पैसेंजर ब्रीफ, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम ऊपर जाएं तो कम होगी या नीचे जाएं तो कम होगी। तो पूछते हैं कोई ऊपर है फ्लाइट कर रहा है तो वहाँ पे क्या है, अगर टर्बुलेंस कम है तो ऊपर क्लाइंब करेंगे, हम्म। अगर टर्बुलेंस नीचे कम है तो नीचे। तो लेवल चेंज करने से नॉर्मली होता है, लेकिन कभी कभी विंटर्स में होता है कि हर लेवल पे नीचे से ऊपर तक है ही नहीं, तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप, तो जैसे होता विंटर्स है में ज्यादा टर्बुलेंस होता है? जैसे अच्छा। रॉकी रोड पे जाना डग 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 डग, तो वैसे ही वो चला रहता है। अच्छा। जो तीसरा जो है वो आपका है, या डेजर्ट के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, हाँ। तो नीचे जो ग्राउंड है वो इतना हीटेड है, वो हवा को गर्म कर रहा है। जैसे गर्म होती है हवा, वो ऊपर लाइट होती है, ऊपर जाती है, तो ऊपर जाएगी तो आपको ऊपर फेंकेगी, तो ऊपर जाके जब ठंडी होगी वो नीचे आएगी, फिर वो नीचे फेंकेगी। तो ऐसा, बिकॉज ऑफ उसको कन्वेक्टिव हीट बोलते हैं। समर्स में, इवन दिल्ली में भी, हाँ। और आप देखिए एक होता है विली विली, वैसे घूमती है, हाँ। वो इंटेंस हीटिंग एट वन स्पॉट, तो वहाँ से वो मिनी टोर्नेडो टाइप होता है, वो ऐसे धूल उड़ती है हाँ। गोल गोल गोल। तो डेजर्ट में भी वो दिखाई देगी, बिकॉज इतना इंटेंस हीट हो जाता है, तो एकदम से हवा ऊपर जाती है, ऊपर आके कूल हो जाती है, फिर वो नीचे आती है। तो इसमें एयरक्राफ्ट जैसे वो छोटा था और भारी एयरक्राफ्ट हो तो उसमें फर्क होता है या सेम इफेक्ट होता है लगभग? और ये वो जैसे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी को ज़्यादा झटके लगेंगे, बड़ी इम्पैक्ट वो थोड़ा ले लेगी। बट पायलट के जो एबिलिटी है हाँ, उस पे भी डिपेंड करता होगा कि वो किस तरीके से, हाँ, वो कैसे इंटरप्रेट करता है सिग्नल्स क्योंकि को। कई बार ऐसा होता है कि कभी भी मतलब बहुत ही कम टर्बुलेंस फील होता है बिकॉज पायलट शायद इतना एक्सपीरियंस्ड है कि वो मैनेज कर लेता है। कई बार शायद नए पायलट्स होते होंगे, उनमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो थोड़ा ज़्यादा महसूस करते हैं उसमें। ऐसा भी होता होगा, उसके पायलट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, जैसे मेरा वेदर रेडार है, उसके सामने आपको पिक्चर दिख रही है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि कभी होता है कि उसको बोलते हैं लाइन स्क्वॉल, ऐसे आप सीधा जा रहे हैं तो क्लाउड जैसी लाइन में है, मतलब 100 मील इधर 100 मील उधर, हम्म। आप कहाँ जाओगे? 200 मील जाओगे, उतना फ्यूल ही नहीं है आपके पास, तो आपको बीच में कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जो हम्म। सबसे वीक है, वीक एरिया,
उसमें पायलट का स्किल आता है कि वो कैसे ढूंढता है। इंटरेस्टिंग। तो अगर किसी को बिल्कुल डर लग रहा है वो तो जाएगा 100 मील उधर, मतलब वापस आएगा 200 मील। तो 200 मील ज़्यादा का फ्यूल है कि नहीं टर्बुलेंट हो। उसके पास। हम्म। अच्छा, ये भी इनको एवेल्युएट किया जाता है कि जो ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हैं या कोई कम फ्यूल बर्न कर रहा है हम्म। कंसिस्टेंटली, मतलब एक दो फ्लाइट का हाँ इधर उधर हो जाए तो नहीं, बट क्या ये इवेल्युएशन में आता है पायलट्स की? हाँ, जैसे एयरलाइंस करती हैं ऐसा हाँ इवेल्युएट? एयरलाइंस करती है बिल्कुल। पहले तो ये होता था कि मतलब 70s 80s में कि पायलट जो बोले इतने टन फ्यूल दे दो, क्यों, मेरी मर्जी, ले जाओ। उसके बाद जैसे फ्यूल महंगा होता गया उसके बाद टाइट करते गए कि रीज़न बताओ क्यों चाहिए। अब एयरलाइंस बोलती है कि हमने डेटा की बेसिस पे एनालाइज किया है कि आपको इतना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो आप एक्स्ट्रा ले जाओ, हम्म। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वो डेटा इतना आ गया है उनके पास, विंड्स का डेटा, फ्लाइट्स का डेटा, टैक्सी में कितना टाइम लगता है, दिल्ली में कितना टाइम लगता है, बॉम्बे में, सारा डेटा एनालाइज करके। मतलब बिना कॉम्प्रोमाइज के सेफ्टी को, क्या फ्यूल सेविंग करने के कुछ तरीके ढूंढे हैं एयरलाइंस हम्म। ने या पायलट्स ने? देन नथिंग कॉल्ड 100% सेफ्ट। तो उसको बोलते हैं व्हाट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ्टी, हम्म। जो आपको एक्सेप्टेबल हो। तो अभी AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपको बताते हैं कि आप क्लाइम कर रहे हो, इस स्पीड पे क्लाइम करो, इस लेवल पे क्लाइम करो, बिकॉज यहाँ पे ऐसी विंड्स हैं वो आपको इतना पुश करेंगी। तो वो आपको मतलब हर फ्लाइट में 7-8 kg भी बचा दें। तो जिसकी, जैसे इंडिगो है 300-400 एयरक्राफ्ट की फ्लीट, उनके हज़ारों हैं। हम्म। हर फ्लाइट पे अगर 7 kg भी बचता रहे तो उनके तो करोड़ों बच जाएंगे। हम्म। तो तो फिर वो एक एक मतलब। करके बचाते हैं और एक एक किलो कम करते हैं, जैसे जहाज़ का वेट है। अभी जो मैनुअल्स है, पहले इतनी बड़ी बड़ी मैनुअल्स होती थी, फ्लाइट मैनुअल्स वो कैरी करते थे, मतलब 10-10 12-12 किलो की, वो हटा दी, हम्म। आईपैड रख दिया उसकी जगह। हम्म। तो हर जहाज़ 10 किलो लाइटर हो गया तो मतलब कम फ्यूल बर्न करेगा। तो उनको जहाँ भी दिखता है 1 किलो कम, 2 किलो कम करते 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 वो ऐसे फ्यूल सेविंग करते हैं। तो इसीलिए वो इतना पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि 1 किलो भी ज़्यादा हो जाता है तो। हाँ, तो उनका फ्यूल बर्न इंक्रीज हो जाएगा। एडवाइस या कुछ रिकमेंडेशन जो आप देना चाहोगे डीजीसीए को, सरकार को, ओवरऑल सेफ्टी बढ़ाने के लिए, कि जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ वो ना हो, ओवरऑल सेफ्टी कल्चर बढ़ाने के लिए इंडियन एयरलाइंस में वो कैसे हो सकता है? कुछ सजेशंस, मस्ट रिकमेंडेशंस जो आप देना चाहोगे? कि ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ये कोई एक पार्टी या एक एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकती। इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव, सब मिल के चलाएंगे ताकि सबको फ़ायदा हो। तो जो डिसीजन होता है वो भी कोलैबोरेटिव होता है। उसके लिए आपको चाहिए प्रोफेशनल्स जो हाईली स्किल्ड हो, हाईली ट्रेंड। वो कहाँ से आएंगे? हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ना हम बना रहे हैं ऐसी इंस्टीट्यूशंस। जैसे आर्मी में NDA IMA, टॉप क्लास वहाँ से आते हैं ऑफिसर्स। हम्म। IIM है, IIT है, टॉप क्लास वहाँ से निकलते हैं। एविएशन में क्या है? एविएशन में कुछ नहीं है। एक बनाई है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें आधे कोर्स तो उन्होंने आउटसोर्स कर रखे हैं किसी और को। हम्म। पायलट ट्रेनिंग जो होती है आपकी 60% बाहर होती है, फॉरेन कंपनीज करती हैं। बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो आयाटा करती है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का कोर्स UK में होता है। मतलब आपने इतने सालों में, इंडिया थर्ड बन गई है इन एविएशन आफ्टर US एंड चाइना, लेकिन अपने अपने इंस्टीट्यूशन तो बनाई नहीं है जब जहाँ से यही लोग नहीं निकले। बनाए तो फिर जो हम बात करते हैं कि भाई जैसे अभी एयर इंडिया का हुआ था या और चीज़ें हुई थी कि भाई हम 500 प्लेन ऑर्डर कर रहे हैं, हाँ। तो कोई भी कॉमन सेंस जिसमें है वो बोलेगा कि यार 500 कर रहे हैं, इतनी बड़ा ऑर्डर है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं फैक्ट्री बोल देते बोइंग को या एयरबस को यहाँ पे डाले? हम्म। बट जब हमारे पास अपने बेसिक इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फैक्ट्री डालने की कौन सोचेगा? जैसे आप एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करोगे, नया एयरक्राफ्ट है, 350 है, इंडिया में फ्लाई नहीं कर रहा, उसके अंदर क्या पार्ट लगेगा, क्या पुर्जा है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है टू इवेल्युएट। हम्म। रेगुलेशन में लिखा है कि एनी न्यू एयरक्राफ्ट कम्स इन, वी विल इवेल्युएट इंडिपेंडेंटली, लेकिन हम बोलते हैं हमारे पास है नहीं कैपेबिलिटी, बिकॉज हमने लोग ही नहीं बनाए, ट्रेन ही नहीं किए, रिक्रूट ही नहीं किए, पोस्ट खाली पड़ी हुई है DGCA में। हम बोलते हैं कि अच्छा FAA ने अप्रूव किया है, वो ICAO मेंबर स्टेट है, तो ठीक है हम उनका सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो हम ब्लाइंडली ले लिया, अब उन्होंने जो दिया है हमने ब्लाइंडली ले लिया।
जो वो सर्कुलर देते हैं एयरवर्दी सर्कुलर, हम बोलते हैं चलो ये इम्प्लीमेंट कर दो, एडवाइजरी देते हैं इसको करो ना करो। तो हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर ये एडवाइजरी है हम बोले नहीं ये तो अनसेफ है, इसको हम मैंडेटरी करेंगे। वैसा हम करते ही नहीं है जो आता है। तो अगर इंडिया ने मैन्युफैक्चर करना है एयरक्राफ्ट तो हमें ये सब लोग चाहिए, स्पेशलिस्ट्स, ताकि हम इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करें, हमारे पास कैपेबिलिटी हो। तो वो डेवलप नहीं कर रहे, हम उसको सोच ही नहीं रहे, वो वैसी थिंकिंग नहीं है ना, लॉन्ग टर्म रोड मैप नहीं है। जैसे पायलट का मेडिकल है, कितने साल से पायलट फ्लाई कर रहा है, अभी भी एयरफोर्स कर रहा है। हमने सिविल मेडिकल बनाया नहीं है, बाकी कंट्रीज में सिविल है मेडिकल, एयरफोर्स थोड़ा करेगा। वो तो ठीक है सिविल बना नहीं था तो एयरफोर्स कर रही थी, लेकिन अब इतना वॉल्यूम बढ़ गया, एयरफोर्स बोलती है हमारे पास है नहीं कैपेबिलिटी, पहले हम अपने लोगों का करेंगे फिर आपका करेंगे, हम अपना क्यों नहीं बनाते, वैसा कुछ है नहीं मूव। हम बोलते ठीक है आउटसोर्स कर देंगे, इसको आउटसोर्स उसको आउटसोर्स, लेकिन जहाँ रिसर्च डेवलपमेंट हो, जैसे फिटीक पे रिसर्च करना है, कौन करेगा वो, तो वैसे हमने बनाया नहीं इंस्टीट्यूशन। तो प्रॉब्लम तो वहीं से होती है, फाउंडेशन इतना वीक है, जैसी सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है वो ब्रेक कर जाता है, फॉग आती है ब्रेक कर जाता है, बाढ़ आती है ब्रेक कर जाता है, डिले होता है ब्रेक कर जाता है। लेकिन वो इंडियंस का है स्ट्रेंथ कि वो रेजिलियंट है, वो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन वो बार बार वही फॉल्ट आती रहती है। तो वो बोलते हैं एंटी फ्रेजाइलिटी, तो सिस्टम इज फ्रेजाइल, कि प्रेशर पड़ता है वो गिर जाता है। एंटी फ्रेजिलिटी में क्या है कि वो डिटरमिन करते हैं कि इस बार गलती हुई या अगली बार नहीं होनी चाहिए, तो हम वही गलती के बार बार करते रहते हैं। सिस्टम स्ट्रांग बनता है जब उस पर प्रेशर डलता है, हमारे यहाँ पे टूट जाता है सिस्टम। ये है, तो विजन होनी चाहिए और इंटेंट नहीं है, और इंटेंट तो कुछ भी हो सकता है intent। खासकर जब जब हम मतलब ये विजन लेके चल रहे हैं कि भाई हर आम आदमी देश का उड़े, वो जो स्कीम है उड़ान स्कीम, उसके तहत हम मतलब गांव-गांव में भी अब तो एयरपोर्ट खुल रहे हैं, एयर स्ट्रिप खुल रही हैं, उस लेवल का हमको भी पहले इंस्टीट्यूशन तो बनाना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेट सर, बट थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और इतनी सारी चीज़ों को बहुत पेशेंटली एक्सप्लेन किया। बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चंस भी होंगे, बट थैंक यू सो मच। लोगों को पता चलना चाहिए ताकि लोग भी सोचे। अभी हो गई, जनता को सवाल पूछने चाहिए, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये है तौर तरीके फ्लाई करने के, लेकिन ये आपके राइट्स भी हैं, आप सवाल पूछिए। अभी जो है स्टेक होल्डर सबसे बड़ी तो पब्लिक है, पब्लिक कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, पब्लिक सिर्फ डिले हो रही है, उनको कोई बता नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो पब्लिक सफ़र कर रही है। तो वो इंटरफेस नहीं है बीच में, पब्लिक को एजुकेट भी करना है, एजुकेट करो, और पब्लिक को ये भी बताओ, एम्पावर करो। नहीं, यही एक उद्देश्य भी है सर ये डिस्कशन करने का, कि लोगों को कम से कम पता तो चले। अब मुझे जैसे पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बट आप लोग हैं, आप लोगों को पता है, आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग।